हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। आज की न्यूक्लियर क्लास में हम नाभिक की कोणीय गति के बारे में पढ़ेंगे या कोणीय संवेग या स्पिन के बारे में हम उसकी जानकारी लेंगे कि इस प्रकार से उसके अंदर कोणीय गति होती है तथा उसका मान क्या होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को नॉर्मली जो कोणीय गति होती है उसकी डेफिनेशन जो थोड़ी बहुत है, जो आप लोगों ने 11th क्लास तथा बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो दृढ़ पिंड गति की करके एक चैप्टर होता था उसके अंदर आपने पढ़ी होगी, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो गति रेखीय गति के अंदर दूरी के ऊपर डिपेंड करती है वही की वही सेम गति क्या होगी दृढ़ पिंड गति के अंदर या कोणीय गति के अंदर होती है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कोणों के ऊपर डिपेंड करती है। रेखीय गति के अंदर विस्थापन, वेग तथा त्वरण ये सारी की सारी चीजें क्या होती थी कोणीय गति दूरी के ऊपर डिपेंड करती थी। वहीं पर इस कोणीय वेग के अंदर क्या होगी वही की वही सारी चीजें क्या होगी सारी की सारी चीजें कोणों पर डिपेंड करेगी। जैसे कि मान लो अगर कोई पिंड एक किसी अक्ष के सापेक्ष लगाते समय अगर मान लो उसने चक्कर लगाना स्टार्ट किया उस समय वो एंगल थीटा बराबर 0 पे स्थित है तथा कुछ समय बाद वो एंगल थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री के ऊपर आ गया, तो ये जो 0 से 30 डिग्री तक का विस्थापन हुआ है जो कोण तय हुआ इस विस्थापन को क्या बोलेंगे कोणीय विस्थापन बोलेंगे। तथा इसको अगर विस्थापन होने में कुछ समय लगा, किस समय के सापेक्ष विस्थापन हो या विस्थापन के कुछ समय लग रहा है तो समय तथा इस विस्थापन का समय का जो अनुपात होगा आपको क्या बताएगा कोणीय वेग बताएगा। जिस प्रकार से आप रेखीय गति के अंदर न्यूनतम दूरी होती थी उसको आप विस्थापन बोलते थे, उसी प्रकार कोणों के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको कोणीय विस्थापन बोलते हैं। रेखीय गति के अंदर किसी भी बिंदु से विस्थापन की जो दर होती है उस विस्थापन की जो आप रेखीय वेग बोलते थे उसी प्रकार से कोणीय गति के अंदर क्या होगा कि किसी भी कण के द्वारा जो कोणों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है इसके अंदर जो समय लगा इन दोनों कोण तथा समय की जो अनुपात होगा उसे आप क्या बोलेंगे कोणीय वेग। आप ये कह सकते हो कोणीय विस्थापन की दर को हम कोणीय वेग बोलते हैं। उसी प्रकार से कोणीय त्वरण आता है। कोणीय त्वरण क्या होता है कोणीय वेग की परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं कोणीय त्वरण बोलते हैं। उसके बाद आता है कोणीय संवेग। जैसे कि आप रेखीय संवेग पढ़ते हो, रेखीय संवेग में P बराबर क्या होता है m × v। P बराबर m × v के अंदर क्या होता है द्रव्यमान का अगर कोई भी पिंड या जिसका द्रव्यमान m है अगर वो v वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, v वेलोसिटी से गति कर रहा है तो उसके वेग तथा उसके द्रव्यमान को गुणा करने पे हमको क्या मिलता था रेखीय वेग या वो पिंड किस गति के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा है उसके बारे में पता चलता था। उसी प्रकार से जो रेखीय कोणीय गति जो होती है उसमें कोणीय समय क्या होता है उस पिंड के द्रव्यमान तथा उसकी खुद के अक्ष के सापेक्ष जो रोटेशन हो रहा है जो अपने अक्ष के सापेक्ष टाइम के साथ में रोटेशन कर रहा है उसकी दर जो होती है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोणीय संवेग। जहाँ पे आई आप लोगों को क्या बताता है जड़त्व आघूर्ण तथा ओमेगा क्या होता है कोणीय संवेग। तो ये सारी चीजें किसमें पढ़ी थी आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर दृढ़ पिंड गति के अंदर तथा वही 11th के अंदर आप लोगों को दृढ़ पिंड गति के अंदर नॉर्मल डेफिनेशन होती थी, उन सारी चीजों के अंदर होती थी। अब आज की क्लास के अंदर हम ये सारी चीजें किसके लिए पढ़ेंगे एक नाभिक के लिए। एक नाभिक के अंदर कोणीय वेग क्या होता है या कोणीय संवेग किस प्रकार से होता है उन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज तो ये कि नाभिक होता है उसके अंदर आप लोगों को मालूम उसके दो अवयव होते हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। अगर कोई भी नाभिक का हमको किसी भी नाभिक का अगर कोणीय संवेग ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले किसका कोणीय संवेग मालूम होना चाहिए, उसके अंदर जितने भी अवयव होते हैं अगर उनका कोणीय संवेग मालूम होता है तो उन सब अवयवों का कोणीय संवेग जोड़ के हम क्या निकाल सकते हैं उस पूरे पिंड का कोणीय संवेग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जब दृढ़ पिंड गति की पढ़ते थे तो दृढ़ पिंड गति के अंदर क्या होता था अगर आप किसी एक बिंदु की दूरी के ऊपर से किसी फिक्स दूरी के ऊपर और से किसी लंबवत फिक्स दूरी के ऊपर से किसी एक कण का कोणीय संवेग फिर उसी के अक्ष से दूसरे कण जितने भी कण थे उन सबका कोणीय संवेग निकाल सकते तो हमको क्या मिलता था टोटल पिंड का कोणीय संवेग के बारे में पता चलता था। उसी प्रकार से क्या होगा ये नाभिक जो होता है उस नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के अगर कोणीय संवेग के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा नाभिक के कुल कोणीय संवेग के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तथा इस कोणीय संवेग को हमेशा आई या किससे जे से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी बुक में जे लिखा होता है किसी में
कोणीय संवेग जो होता है उसको अगर हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय चक्रण भी बोलते हैं, जो कि किसी भी बिंदु या किसी भी अक्ष के सापेक्ष जो चक्कर लगाने के कारण जो कोणीय संवेग उत्पन्न होता है उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब दो बार हो गए कि नाभिक के कोणीय संवेग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तथा वो कोणीय संवेग किस किस के ऊपर, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कोणीय संवेग पर डिपेंड करता है। अगर हमको प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का कोणीय संवेग का मान ज्ञात हो तो हम उस आधार के पूरे नाभिक के कोणीय संवेग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि यह कोणीय संवेग किन चीजों से, मतलब कितने प्रकार का होता है। अब हमको ये मालूम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोणीय संवेग तो होता ही होता है, उसी से हम नाभिकीय कोणीय संवेग का मान ज्ञात करेंगे, पर वही कोणीय संवेग कितने चीजों से मिलकर होता है, बना हुआ होता है। यह कोणीय संवेग दो चीजों से, एक तो कौन सा, कक्षीय कोणीय संवेग और एक चक्रण कोणीय संवेग। ये कक्षीय तथा चक्रण दो अलग अलग चीजें होती है, दो अलग अलग चीजें कैसे, जैसे कि आप जो कक्षीय कोणीय संवेग पढ़ रहे हो, ये क्या होती है कि कोई भी अगर कण किसी भी कक्षा, किसी बिंदु के सापेक्ष कोई कक्षीय पथ के अंदर या कोई वृत्ताकार पथ में किसी कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है तो वो वाला कोणीय संवेग कैसा होगा, कक्षीय कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग क्या होता है, अगर कोई भी पिंड किसी भी कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा, जैसे कि मान लो कि ये एक बिंदु है या कोई भी द्रव्यमान केंद्र जिसके चारों ओर क्या है, वर्ताकार कक्षा है, इस वर्ताकार कक्षा के चारों ओर क्या कर रहा है, ये कण क्या कर रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है। इस कक्षा के अंदर वर्ताकार पथ में वो इसके इस बिंदु के इस द्रव्यमान केंद्र के अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है, चक्कर लगाता जा रहा है। तो इस वर्ताकार पथ के अंदर इस द्रव्यमान केंद्र के चारों कक्षा के अंदर जो ये चक्कर लगेगा वो उस चक्कर के लिए अंदर जो कोणीय संवेग होगा वो कौन सा कोणीय संवेग होगा, कक्षीय कोणीय संवेग होगा। लेकिन अगर वो अपने इस द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, उसी के साथ में अगर वो उससे खुद के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष भी अगर वो क्या कर रहा हो, घूर्णन कर रहा हो, तो ये वाला जो घूर्णन होता है उस खुद के किसके, खुद के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, उस कण के खुद के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो कोणीय संवेग होगा उसको कौन सा कोणीय संवेग बोलेंगे, चक्रण कोणीय संवेग बोलते हैं। और इन दोनों का कक्षीय तथा चक्रण, कक्षीय कौन सा होगा, किसी कक्षा बिंदु, किसी द्रव्यमान केंद्र, किसी नाभिक या किसी कण के या किसी पिंड के केंद्र के सापेक्ष वर्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगेगा वो तो कौन सा कोणीय संवेग होगा, कक्षीय कोणीय संवेग। उसी के साथ में अगर वो अपने ही द्रव्यमान केंद्र के ऊपर भी अगर वो चक्कर लगाता रहता है तो उसको कौन सा कोणीय संवेग बोलेंगे, चक्रण कोणीय संवेग बोलते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमको जो कोणीय संवेग प्राप्त होता है वो कौन सा कोणीय संवेग होता है, कुल कोणीय संवेग, या भी उसे बोल सकते हैं नाभिकीय चक्रण गति या नाभिकीय चक्रण को जिससे प्रदर्शित किया जाएगा वो आई किसके बराबर होगा, कक्षीय तथा चक्रण कोणीय संवेगों के योग के बराबर होता है, जिससे किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमको मान लो किसी भी कण के आई क्या को कक्षीय कोणीय संवेग का मान मालूम हो या सीधा ही कक्षीय कोणीय संवेग आई का मान दे दिया जाए, या कोई भी नाभिक हो, जैसे कि आप देख लीजिए कोई भी नाभिक जिसमें हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फिर बोरॉन वगैरह, कोई भी नाभिक हो जिसके किसी कोणीय संवेग आई की सिर्फ वैल्यू के बारे में मालूम हो, तो अगर उसका टोटल कोणीय संवेग निकालना हो तो उसके लिए जो अलग से कोणीय संवेग का एक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, रूट जो मोड ऑफ आई के बराबर रूट आई कोसेक आई प्लस 1 h कट, ये जो होता है ये इसका निरपेक्ष मान होता है। निरपेक्ष मान का जो सूत्र होता है, अगर हमको अगर ऐसी चीज हो जिसके में हम लोगों को उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अलग अलग कक्षीय तथा चक्रण कोणीय संवेग के बारे में जानकारी दी हो तो हम उसका कोणीय संवेग किससे निकालेंगे, इससे निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हमको अगर कोणीय संवेग की किसी भी नाभिक कोणीय संवेग की निरपेक्ष या उसकी खुद की स्वयं की जो वैल्यू है वो निरपेक्ष अलग वैल्यू निकालनी, उसके लिए जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा, आई वेक्टर बराबर रूट आई कोसेक आई प्लस 1 h कट। इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नाभिक का निरपेक्ष कोणीय संवेग का मान निकाल सकते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि कक्षीय कोणीय गति क्या होती है, कक्षीय कोणीय गति उसकी अवयव की किसी बिंदु के सापेक्ष, अब जैसे कि ये कोई बिंदु है इसके सापेक्ष पक्ष वर्ताकार पक्ष के अंदर के सापेक्ष जो कोणीय गति होती है, क्योंकि आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ से एक दो अक्ष बना दूं तो आप देखोगे जब ये इसके चारों चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे एंगल कुछ जीरो होगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा तो एंगल कुछ मान होगा, फिर यहाँ पे एंगल कुछ और होगा, यहाँ पे एंगल कुछ और होगा, यहाँ पे एंगल कुछ और होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो गति कैसी हो रही है, कोणों के अंदर परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, किसका मतलब की गति कैसी है, कोणीय गति। तो मतलब कक्षीय कोणीय गति कैसी कोणीय गति होती है, ऐसी कोणीय गति जो कि क्या किसी बिंदु के सापेक्ष हो तो उस प्रकार की गति को कैसी गति बोलेंगे, कक्षीय कोणीय गति
के एल एम एन, ये सारी क्या होती है? कक्षाएं होती है। नाभिक के चारों ओर की जो इलेक्ट्रॉनिक कक्षाएं होती है, जिसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ये सारी गति करते हैं। तो इन कक्षाओं के लिए क्या होते हैं? नंबर होते हैं कि इसके लिए एल का मान क्या होता है, इसके लिए एल का मान क्या होता है, मतलब अलग कक्षाओं का क्वांटम नंबर होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कक्षीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। इन्हीं कक्षीय क्वांटम संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है? एल। तथा इसका जो निरपेक्ष मान होता है, अगर मान लो किसी कक्षा के बारे में मालूम कि कोई भी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एल कक्षा के अंदर स्थित है या के कक्षा में स्थित है, तो उसके लिए एल का मान 0, 1, 2 कुछ भी अगर हमको मालूम हो, पता होती है, वैल्यू पहले से फिक्स होती है कि जैसे कि एसपी, एसपीडी या फिर आपको मालूम है एस के लिए एल का मान 0, एस के लिए 1, एस के लिए 2, एस के लिए 3। अगर मान लो कोई एसपी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है, तो अगर पी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहा है तो हमको मालूम है एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। उस कंडीशन के अंदर उस नाभिक या उस इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग निकालो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा? 2√2h। तो इस प्रकार से अगर हमको कक्षा के बारे में मालूम हो तो उस कंडीशन के अंदर हमको क्या निकालना है? कक्षीय कोणीय संवेग निकालना है। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा? L वेक्टर बराबर √L कोष्टक L + 1h। और ध्यान रखना, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कक्षीय कोणीय संवेग निकालते हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना, कक्षा जो होती है, कक्षीय क्वांटम संख्या जो होती है, हमेशा क्या होती है? एक पूर्णांक के रूप में होती है। इस वजह से जो कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक पूर्ण गुणज या एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा लास्ट में कि कक्षीय कोणीय संवेग हमेशा किसके रूप में होता है? पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कक्षा होती है उसको किसी एक नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस वजह से इसका मान क्या आता है? पूर्णांक या फिर पूर्ण गुणज के रूप में आता है। दूसरा आता है चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग क्या होता है? किसी भी कण का क्या है? किसी भी कण का स्वयं के द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो चक्र होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी कण ऐसे कि इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे गति कर रहा है, मान लो कि इस जगह पर स्थित होते हैं, वो अपने अक्ष के सापेक्ष चक्कर लगाता है। तो ये जो अपने अक्ष के सापेक्ष अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष जो ये इसकी गति होती है, ये वाली गति, एक तो ये वाली गति है वो इस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष क्योंकि द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष अगर वो घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो वो वाला रोटेशन कौन सा रोटेशन कहलाएगा? प्रचक्रण या फिर उसकी खुद की चक्रण गति कहलाती है। और नाभिक का कुल चक्रण कोणीय संवेग प्रत्येक न्यूक्लियन के स्पिन या संवेग के सदिश के योग के बराबर होता है। जैसे कि मान लो कि एक नाभिक के अंदर n प्रोटॉन या n न्यूट्रॉन है, तो वो क्या होगा? उस नाभिक के अंदर किसी न किसी कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे होंगे। उसी कक्षा के अंदर अगर वो अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष चक्कर लगा रहे, तो मान लो कि अगर उसके अंदर n प्रोटॉन है, तो उन्हीं n प्रोटॉनों के कक्षीय कोणीय संवेग चक्रण कोणीय संवेग को अगर जोड़ दिया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा? उस नाभिक के अंदर या उस नाभिक के जो अवयव है, टोटल अवयवों का कुल कोणीय संवेग या नाभिक का कुल चक्रण कोणीय संवेग का मान क्या होगा? उसके बारे में पता चल जाता है। तथा इसे क्या किससे एस से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका अगर हमको निरपेक्ष मान, जैसे कि मान लो हमको प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, उसका हमको मालूम होता है कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो चक्रण कोणीय संवेग जो होता है उसका मान एस का मान क्या होता है? 1/2 होता है। तो अगर हमको निरपेक्ष कोणीय संवेग का मान निकाल, चक्रण कोणीय संवेग का मान निकालना है किसी भी न्यूक्लियन किसी भी नाभिक के लिए, तो उसके लिए उसका सूत्र क्या हो जाएगा? √S कोष्टक S + 1h कट। ये क्या होता है? निरपेक्ष कोणीय संवेग का मान, चक्रण कोणीय संवेग का मान होता है। तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के लिए इसका मान क्या होता है? S बराबर 1/2 होता है। तो उस वजह से जब हम किसी भी नाभिक के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग निकालते हैं तो उसका निरपेक्ष वैल्यू कितनी आती है? √3/2h कट। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी नाभिक है उसके अंदर जितने भी अवयव है उनका जब हम चक्रण कोणीय संवेग निकालते हैं उसका मान क्या आता है? अर्धपूर्ण गुणज या फिर पूर्ण गुणज। कभी-कभी क्या होता है, अगर मान लो कि किसी नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन या एक ही न्यूट्रॉन हो, तो उस कंडीशन के अंदर उनका युग्मन से क्या होता है? उसके चक्रण कोणीय संवेग का मान 0 हो जाता है। या फिर कभी-कभी अगर मान लो कि उसके अंदर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन है जिनके क्या वो एक दूसरे के साथ युग्म में नहीं है या उनके जो चक्रण की दिशा समान नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इनके अंदर जो इनका चक्रण जो होता है, चक्रण के लिए जो इनकी स्पिन की वैल्यू होती है वो 1/2 या 1/2 युग्मित होकर वैल्यू क्या जाती है? पूर्ण गुणज के रूप में आ जाती है। उस कंडीशन में भी निरपेक्ष मान किस में आ जाता है? पूर्ण गुणज के रूप में आता है। इस वजह से कहते हैं कि जो कोई भी नाभिक के अंदर जो भी अवयव होते हैं या नाभिक का कुल चक्रण कोणीय संवेग होता है वो कभी भी ये नहीं कह सकते वो हमेशा क्या अर्धपूर्ण गुणज के रूप में, उसका मान क्या हो सकता है? अर्धपूर्ण गुणज के रूप में भी हो सकता है और पूर्ण गुणज के रूप में भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे 2 चीजें होगी, कक्षीय कोणीय संवेग वो तो क्या पूर्ण गुणज है,
जब इस 1 के अंदर आप अगर 1/2 जोड़ोगे तो क्या होगा, 3/2 प्राप्त हो गया। जैसे मान लो किसी नाभिक का कक्षीय कोणीय समय 1 प्राप्त होता है और उसका चक्रण कोणीय समय 1/2 प्राप्त होता है, तो कुल कोणीय समय क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 बराबर 3/2। ये कैसा है, अर्धपूर्ण गुणज। अगर ये तो मान लो कि चक्रण कोणीय समय कक्षीय कोणीय समय भी 1 और चक्रण कोणीय समय भी 1, तो उस कंडीशन के अंदर आई की वैल्यू क्या होगी, 2 प्राप्त होगी। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये कैसा कुल कोणीय समय किस रूप में आए, पूर्ण गुणज के रूप में। तो ध्यान रखना कक्षीय कोणीय समय किसी बिंदु के सापेक्ष वर्ताकार कक्षा में या कोई भी कक्षा उसके साथ कक्षा के अंदर अगर वो एक अक्ष के सापेक्ष क्या करता रहता है, नाभिक के अंदर चक्कर लगाता रहता है, तो उसको हम कैसा कक्षीय कोणीय समय बोलिए, कक्षीय कोणीय समय। वहीं पर चक्रण कोणीय समय क्या होगा, उसी केंद्र के सापेक्ष चक्कर लगाते हुए वो क्या करेगा, अपने अक्ष अपनी कक्षा के अंदर अपने ही अक्ष के सापेक्ष क्या करता रहता है, चक्रण करता रहता है या वर्ताकार पथ में गति करता रहता है। तो ये वाली गति जो होती है उसको क्या बोलते हैं, चक्रण कोणीय समय। कक्षीय कोणीय समय का मान हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है तथा चक्रण कोणीय समय का मान पूर्ण गुणज भी हो सकता है और अर्धपूर्ण गुणज भी होता है, जिसके कारण नाभिक का कुल कोणीय समय अर्धपूर्ण गुणज या फिर पूर्ण गुणज दोनों रूप में किसी भी एक रूप में प्राप्त हो सकता है, जो कि नाभिक की कोणीय गति के बारे में जानकारी देता है। अब हम इसी के आगे आप लोगों को अगर कोई भी नाभिक अपने मूल अवस्था में या फिर सामने जो अपनी स्टार्टिंग या मूल अवस्था बोल सकते हैं, मूल रूप में स्थित है, इस समय हम वो किसी एक्साइटेशन या उसके नाभिक के अंदर या उसके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चक्कर गति नहीं कर रहे या स्टार्टिंग के अंदर या सामने अवस्था में स्थित हो, तो नॉर्मली जो उसकी पहली कंडीशन या पहली कक्षा होती है, आप लोगों को मालूम है कोई भी नाभिक होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, कितनी कक्षा में होते हैं। तो ये जो उसकी स्टार्टिंग वाली मूल अवस्था या मूल कक्षा होती है, अगर सारे कण अगर उसकी मूल अवस्था या मूल कक्षा के अंदर हो या एक्साइटेशन की स्थिति में नहीं हो, तो वो उसकी अवस्था कैसी कहलाएगी, मूल अवस्था कहलाएगी। अगर मूल अवस्था के अंदर हम किसी भी नाभिक के अंदर उसके कोणीय समय के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो उसके 3 से 4 बिंदु होते हैं। अगर नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे सम हो या विषम असम हो, तो उस आधार पर उसके कोणीय समय का मान क्या होगा या फिर उसके प्रोटॉन या उसके न्यूट्रॉन युग्मित होंगे या नहीं होंगे, उन सारी चीजों के बारे में अभी इसी के आगे बयान करूंगा। अब हम जो आगे की तरफ बढ़ेंगे इसी के अंदर कोणीय समय के अंदर कि अगर कोई भी नाभिक अपनी मूल अवस्था जब स्टार्टिंग के अंदर जब उसके बाद किसी प्रकार कोई आवेश ना हो, ना पॉजिटिव आवेश हो ना नेगेटिव आवेश हो, तो ये हम लोगों को मालूम है जब उसमें से कुछ भी वो चीज दान कर देता है ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश आ जाता है परमाणु पर। जब मूल अवस्था में हो तब उसका वो उसकी परमाणु के अंदर कोई भी कमी जैसे संभारिक या संभारिक बोलते हो समस्थानिक जैसे ऐसे अवस्था में ना हो नाभिक, तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि हम लोग मालूम है नाभिकों के भी प्रकार होते हैं, संभारिक समस्थानिक ऐसे करके अलग अलग प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि या कमी, इस प्रकार से उसमें जो अंकों के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक अलग अलग नंबर जो होते हैं उस आधार के ऊपर इनको संभारिक या समस्थानिक के अंदर जो डिवाइड करते हैं उस अवस्था में न हो उसकी मूल अवस्था जो कि आप आवेश सारणी पढ़ते हो वो उस अवस्था में हो, तो उस कंडीशन के अंदर किसी भी नाभिक के अंदर कोणीय समय का मान ज्ञात करना तो उसके लिए क्या करना है या वो नाभिकों के अंदर उसका मान अलग अलग प्रकार नाभिकों के लिए उसका मान कैसा आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कैसे नाभिक ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या कैसी हो सम संख्या हो, तो उसमें क्या होता है कि दो कंडीशन होती है, या तो उसके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का मान कैसा सम हो जाए या फिर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का मान कैसा हो विषम संख्या में। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लोगों ने देख रखा है यहाँ पे 2 हीलियम, इसके अंदर क्या है जितने प्रोटॉन क्या है जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, इसमें भी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, इसमें भी जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, और सारे की संख्या सम संख्या है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे 1s2 3 लिथियम 6 5 B10, इसमें क्या होता है इसमें क्या जितने प्रोटॉन उसके उतने न्यूट्रॉन पर कैसी संख्या पर विषम संख्या में। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आप देख रहे हो कि आई का मान क्या है अलग अलग, एक के अंदर तो 0 हो रहा है और दूसरे के अंदर क्या है 1 2 3 4 के
तो आप देखते हो कि जैसे कि 6 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 के 6 कैसे होते हैं? युग्मित अवस्था में होते हैं, मतलब विपरीत कोणीय संवेग वाले भी इलेक्ट्रॉन और समान कोणीय संवेग वाले दोनों एक जगह एक के अंदर आ जाते हैं, तो विपरीत कोणीय संवेग वाले, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे भी क्या हो जाता है? आई मान जीरो हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होता है, जो सम संख्या के नाभिक जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अगर सम संख्या में होती है तो उनका क्या हो जाता है, आपस में युग्मन हो जाता है। आपस में युग्मन होने के कारण अगर विपरीत कोणीय संवेग के दो न्यूक्लियनों का आपस में युग्मन होगा तो उस कंडीशन में आई का मान क्या हो जाता है? जीरो होता है। लेकिन अगर वहीं पर प्रोटॉन का न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो? विपरीत हो, मतलब सॉरी उनकी संख्या कैसी हो? विषम संख्या में हो। तो विषम संख्या होने के कारण सम संख्या अगर विषम संख्या क्या है? सम संख्या है, सम वाले तो सारे के सारे क्या कर दिए, अपने कोणीय संवेग को नेगलेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका कोणीय संवेग एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। लेकिन अब आगे वाला जो न्यूक्लियन है वो कैसा है? विषम संख्या का। तो एक बच गया, उस एक बचे हुए न्यूक्लियन के कारण कैसे होगी, इनकी दिशा कैसे होगी? इस तरीके की होती है, दोनों का युग्मन नहीं हो रहा है, एक दिशा में होने के कारण क्या होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इनके जो कोणीय संवेग होते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जुड़ने की वजह से इनका मान जो होता है वो किसके होता है? पूर्ण गुणज होता है। जैसे कि अगर मान लो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो टोटल कोणीय संवेग क्या हो गया? 1। तो ध्यान रखना दो कंडीशन जो दी ए और बी, ये समद्रव्यमान संख्या वाली में, जिसमें दोनों एक सम हो तो आई का मान 0 क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कोणीय संवेग क्या हो, अगर न्यूक्लियनों का कोणीय संवेग विपरीत प्रकृति का होता है तो उनका आपस में युग्मन होने के कारण वो क्या हो जाते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं अपना कुल कोणीय संवेग को, या उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर दोनों का विषम मान हो तो उनके पास में क्या होता है? एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियन होता है, जो कि सम संख्या जितने उससे पहले विषम संख्या से पहले वाले सम संख्या के न्यूक्लियन होते हैं वो सब तो अपने कोणीय संवेग को नेगलेक्ट कर देंगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा विषम, जिसके कारण विषम नंबर आ रहा है उस नाभिक के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो वाले एक दूसरे से युग्मित नहीं होते, युग्मन नहीं होने के कारण उनका कोणीय संवेग आपस में जुड़ जाता है, तब कुल कोणीय संवेग का मान क्या होता है? पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। अब तीसरी कंडीशन है विषम द्रव्यमान संख्या वाले, जिनके विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जिनका कोणीय संवेग का मान क्या होता है? अर्धपूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ पे अर्धपूर्ण गुणज होने का कारण ये है कि इसमें क्या होता है, या तो एक प्रोटॉन सम संख्या होता है या फिर एक न्यूट्रॉन सम संख्या होता है। अब आप देखो जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में से कोई भी एक सम संख्या है तो जितने भी, जैसे कि मान लो Z सम संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोटॉन होंगे उनके कोणीय संवेग क्या होंगे? एक दूसरे के साथ में क्या हो जाते हैं? युग्मित हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ में जितने भी प्रोटॉन वो युग्मित होने के कारण, प्रोटॉन के कारण जो कोणीय संवेग होगा उस आयतन का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन अब इसमें बचा कौन सा? न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे? विषम संख्या में, विषम संख्या में होने के कारण इनका मान जो होता है वो क्या होता है? 0 नहीं होता। टोटल आई का मान क्या हो जाता है? I1 + I2 जो 1/2 या 3/2 के रूप में आता है। क्योंकि हम लोग मान लो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके कोणीय संवेग किस में होते हैं? अर्धपूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। स्पिन उनकी अर्धगुणज होती है, उस वजह से ये क्या होते हैं? 1/2 और 3/2 के रूप में आती है। और इनकी जो कोणीय संवेग का मान निकाला जाता है वो सेल मॉडल के द्वारा निकाला जाता है। सेल मॉडल के द्वारा जो विषम संख्या और सम संख्या के प्रोटॉन है उनमें से इन प्रोटॉनों को या न्यूट्रॉन या जो न्यूक्लियन होते हैं उनको सेल मॉडल के द्वारा अलग अलग कक्षकों के अंदर बढ़ा जाता है, जो कि आप मैजिक नंबर इससे आगे वाला टॉपिक पढ़ोगे 2, 6, 2, 8, इन सारी चीजों जैसे 2, 8, 16, 22 इस प्रकार की जो कक्षा होते हैं जिनके अंदर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को भरते हो, उसके आधार के ऊपर सेल मॉडल के द्वारा क्या किया जाता है? अलग अलग कक्षकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को भरा जाता है। तो इस कंडीशन में जितने भी सम संख्या वाले प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं वो तो एक दूसरे के साथ युग्मन के कारण अपने कुल कोणीय संवेग को क्या कर देते? नेगलेक्ट कर देते। पर विषम संख्या वाले के पास में जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है वो एक दूसरे के साथ युग्मन नहीं कर पाता, उस वजह से उनका कोणीय संवेग का मान कैसा आता है? अर्धपूर्ण गुणज के रूप में। तो हमेशा ध्यान रखना दो प्रकार के नाभिकों के जिनके अंदर द्रव्यमान संख्या कैसी हो? सम संख्या। तो सम संख्या के द्रव्यमान के नाभिकों के अंदर अगर सम संख्या के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है तो वो एक दूसरे के साथ युग्मन करके अपने कुल कोणीय संवेग को नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर विषम संख्या में तो उन दोनों का आपस में युग्मन नहीं होता और युग्मन न होने के कारण उनका कोणीय संवेग आपस में जुड़कर कुल कोणीय संवेग के रूप में कैसे? पूर्ण गुणज के रूप में राशि मिलती है। तीसरी कंडीशन कैसी? विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक, ऐसे नाभिक जिनके अंदर या तो प्रोटॉन विषम संख्या में हो
बच जाता है, जिसकी वजह से हमको जो कोणीय समय मिलता है वो किस रूप में मिलता है, अर्ध अनुगुणज के रूप में मिलता है। तो हमने यहाँ पे कैसे नाभिक, दो प्रकार के नाभिक पढ़े, तो ध्यान रखना इन दोनों प्रकारों के अंदर कैसे कैसे नाभिक हो या कैसे कैसे न्यूक्लियन हो, जिसकी वजह से उनके अंदर जो कोणीय समय का मान जो होता है वो कैसा कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ से पता चलता है।